दोस्तों, यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 दोस्त आपके बीच से लगातार अगर देखा जाए तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की एक बेहतरीन श्रृंखला आपके बीच में चल रही है। आज का जो यह वीडियो आपके बीच में जा रहा है वो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यानी अति लघुत्तरीय प्रश्नों का जो संग्रह चल रहा है उसमें हम आपके बीच में बाल विकास पर पहला लेक्चर दे चुके हैं। आज का जो यह वीडियो जा रहा है आपके बीच में दूसरे लेक्चर पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए, लिखा जा रहा है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। अच्छा, इस अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला कुछ ऐसी चल रही है जो पिछले कई वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आप लगातार इस श्रृंखला को जो है पढ़ते हैं तो मैं दावा करता हूं कि 100% आपको 95% नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, जितना कहेंगे उतना करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, आज का जो है वीडियो पार्ट नंबर 2 जा रहा है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह है और मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर आपको नहीं आएगा, ठीक है। आपको सबसे बड़ी चीज़ इस वीडियो में ये देखने को मिल रही होगी कि आप कैसे कॉपी को लिखेंगे, कितने शब्दों में लिखेंगे, इसका भी तौर तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे यहाँ देखिए, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शॉर्ट नोट्स अगर आप सभी को प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप दिए गए नंबर 94 52 33 10 53 पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम आपको बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की एक बेहतरीन श्रृंखला की तरफ ले चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पाता है, प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि यहाँ से दी जाने वाली जो श्रृंखला है, जो क्वेश्चंस है, जो मेरे समझाने की प्रकृति है, क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे अगर आप अपना फीडबैक नहीं देते हैं तो जिस गति से, जिस लय में, जिस सुर में आपका सीरीज यह चल रहा है वो इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अन्यथा मैं बार बार आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें, ठीक है। अच्छा, हम हर एक जितने भी जो है चैप्टर आपके चल रहे हैं, जितने भी श्रृंखला चल रही है, सब्जेक्ट वाइज हम उसका जो है प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको शॉर्ट नोट्स प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 220 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा, आप जो है इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम चलते हैं एक बेहतरीन श्रृंखला की तरफ। देखिए, क्वेश्चनों का संग्रह आपके बीच में है। सबसे पहले कहा जा रहा है, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है समायोजन की यह परिभाषा किसकी है। एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे आप कहीं चले जाते हैं, जैसे आप यूपी के निवासी हैं, खुदा न खास्ता आप चले गए जम्मू, चले जाइए बिहार, चले जाइए, वहाँ अपने आप को आप समायोजन कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, वहाँ के पर्यावरण के अनुसार आप कैसे ढलेंगे। कहा जा रहा है समायोजन की यह परिभाषा किसकी है। समायोजन, देखिए, कभी भी जब आप परिभाषा को लिखिएगा तो आप दोनों तरफ डबल इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाइएगा, ठीक है। चूंकि परिभाषा अक्सर अगर देखा जाए तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होती ही है। चलिए, परिभाषा को आप देखिए, कहा जा रहा है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाला परिस्थितियों में संतुलन रखता है, ठीक है। परिभाषा को एक बार फिर से देखेंगे। कहा जा रहा है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं, ठीक है भाई, समायोजन जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति, जो आपकी आवश्यकता होगी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रभावित करने वाली परिस्थितियां हैं उसको आप संतुलन या कहा जाए एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। यह परिभाषा किसकी है, तो यह तीन साइंटिस्ट की परिभाषा है। बोरिंग जो है, लैंगफील्ड व बेल्ड के अनुसार यह परिभाषा आपकी दी जा रही है। परिभाषा कहाँ से है, यहाँ देखिए डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ से है और फाइनली यहाँ तक आपकी परिभाषा आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं आपकी हैं, कभी कभार ये भी आपसे पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है
देखिए कहा जा रहा है, किसने कहा है कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। ठीक है, जो आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से जो है प्रभावित किया है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। अपने आप में बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध और एक अच्छे साइंटिस्ट माने जाते हैं। इनकी परिभाषाएं लगातार पूछी भी जाती हैं। आप ऐसी परिभाषाओं को जरूर कंठस्थ करिएगा। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा लर्निंग से क्वेश्चन है। ठीक है, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का जो है सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतया प्रशिक्षण या स्थानांतरण कहलाता है। ये कथन किसका है? देखिए अधिकतर क्वेश्चंस जो बनाया गया है वो परिभाषा से ही लिया गया है। चूंकि परिभाषाएं एक ठोस हैं, परिभाषा जो पूछी जाती है वो बिल्कुल फैक्ट होती है। मैंने आपसे कहा है कि अगर परिभाषा आपसे पूछ ली जाए और खुदा न खास्ता आपको परिभाषा न आती हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप अपनी तरफ से परिभाषा बनाकर लिख दीजिए। कोई माइकल लाल नहीं आपको काट देगा। यार बताएं, क्रो एंड क्रो ऐसा ऐसा नाम है कि एक बार सुनने पर, आप पहली बार सुन रहे होंगे, आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। हम लोगों की हैबिट बन चुकी है ऐसे से नाम सुनने की। ठीक है, तो इसलिए आप जैसे परिभाषा आपको नहीं आ रही, क्रो एंड क्रो के परिभाषा आपको लिखनी है तो आप किसी भी परिभाषा को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर ये जो है पूछा जा रहा है कि लर्निंग की कोई परिभाषा लिखिए, ठीक है, या एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट की कोई परिभाषा लिखिए, तो आप वुडवर्थ के अनुसार लिख दीजिए या परिभाषा लिख दीजिए। किसी भी छर्रे बियाली इस तरह के नाम को आप डाल दीजिए, कोई काट नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई साइकोलॉजिस्ट है वो उसको दुनिया की जितनी परिभाषाएं हैं सब कुछ आती रहेंगी। नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखा जाता है बच्चे लिख देते हैं, उसका सही हो जाता है। आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे केसेस में लिखना ही आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए आप जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ये तो हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का सीखने के क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतया प्रशिक्षण या स्थानांतरण कहलाता है। ये कथन किसका है? आप कहेंगे क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है? देखिए बुद्धि परीक्षण जो होता है आपका, एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ये दो भागों में इसे विभक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार की बुद्धि का परीक्षण है? यह वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण है। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो आप कहेंगे वैयक्तिक भाषात्मक यह परीक्षण है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, ये पियाजे जो है, जीन पियाजे महोदय अपने आप में यार इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये मानकर चलिएगा कि कम से कम 5 क्वेश्चन की तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में जीन पियाजे से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें कोई काट नहीं सकता। मैं निवेदन करूंगा कि कहीं भी अगर जीन पियाजे मिल जाएं तो इन्हें तुरंत अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि बड़े खतरनाक हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें आप भूलिएगा मत। कहा जा रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं? तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखिएगा जो है, संवेद पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 आपकी मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, वैयक्तिक या व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा, इसे हम पर्सनालिटी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा आपको लिखनी है। तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है क्या चीज? जैसे यहाँ रेक्स के अनुसार परिभाषा लिखी है, जो और भी साइंटिस्ट हैं आप उनके अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने रेक्स के अनुसार परिभाषा बता दिया तो आपको रेक्स को ही लिखना है, नो। ठीक है, व्यक्तित्व के अनुसार या व्यक्तित्व के अनुसार, पर्सनालिटी के अनुसार किसी भी साइंटिस्ट की परिभाषा लिखिए, 1 नंबर आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल चीजों को ध्यान रखिए, है ना। क्या मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यान रखिए। रेक्स के अनुसार परिभाषा है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। ये रेक्स के अनुसार परिभाषा है ना। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? व्यक्तित्व को अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है और दोनों का मिश्रण उभयमुखी है। ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये अपने आप में
काफ़ी अच्छे खासे माने जाते हैं। हालांकि इन्हें हम विस्तृत रूप से जब लघुत्तरी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे अंतर्मुखी बालक कौन होते हैं, बहिर्मुखी बालक कौन होते हैं, और उभयमुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के निचोड़ होते हैं। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है उभयमुखी। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, बट इसमें नहीं, आप धैर्यता रखें। ठीक है, धैर्यता का परिचय देंगे आपको मैं 100%। मैं चैलेंज करता हूं कि जितना मैंने कहा है अगर उतना आप करते चलिए तो कोई आपको 95% नंबर पाने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन से शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। शक्तिहीन, खिलाड़ी, नाटा। देखिए शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक शक्तिहीन है, एक खिलाड़ी है, एक नाटा है। अगला क्वेश्चन से व्यक्तित्व मापन की विधियां बताइए। व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां होती हैं। ठीक है, अब इन तीनों विधियों को आत्मनिष्ठ विधि हो गई, वस्तुनिष्ठ विधि हो गई, प्रक्षेपण विधियां हो गई। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व मापन की जो 3 विधियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप पहला है आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि, इनको भी आप ध्यान रखिए। चलिए आ गया संज्ञानात्मक विकास। फिर देखिए जीन प्याजे महोदय आ गए। ठीक है, कहा जा रहा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। आप कहेंगे जीन प्याजे ने किया। यार वही चीज मैंने बताया कि कभी भी आप जीन प्याजे को भूलिएगा मत। अगर जीन प्याजे को भूल गए तो कम से कम आप 5 नंबर को मिस करेंगे। ठीक है, इसलिए कतई इन्हें आप दिमाग से भूलने का जो प्रयास है वो छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहेंगे वाइगोत्स्की महोदय हैं। सामाजिक विकास के जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादक जो है वो वाइगोत्स्की महोदय ने किया है ना। चलिए यहाँ तक हो गया, बाकी आगे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया, आप कहेंगे कोहलर ने दिया। ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, कोहलर हैं। आगे अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, पावलोव हैं। ये देखिए ये 1 नंबर के हैं, लेकिन अपने आप में जितने भी मनोवैज्ञानिक आपके बीच में आ रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोहलर हो गए, ठीक है, ये पावलोव हो गए, ये सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आप कहेंगे कोहलर हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बेस में पूछे जाएंगे। 1 नंबर के हैं। अभी 1 नंबर में जरा सा विचार करें। कुछ लोग कहते हैं कि चलिए हम लिख लेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन में। भैया बताएं हमें सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आप कहेंगे कोहलर हैं। अब जरा सा बताएं हमें, डायरेक्टली अगर इसी तरह से पूछेगा तो क्या आप एग्जामिनर को बरगला पाएंगे? नो, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्हें आप बिल्कुल याद रखिए, है ना। कहा जा रहा है प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, आप कहेंगे थॉर्नडाइक महोदय ने किया। ये भी अपने आप में देखिए इस लेक्चर में जितने भी साइंटिस्ट आएंगे सब अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है ना। देखिए यहाँ पावलोव आ गए, महत्वपूर्ण। जीन प्याजे को मैंने बताया वो भी महत्वपूर्ण है, कोहलर हैं, थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, हल हैं। ठीक है, पावलोव आएंगे भी, वो भी, ये सब पावलोव तो ऊपर ही हैं। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण हैं। कहा जा रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, B.F. स्किनर है। ठीक है, इनका पूरा नाम है। आगे प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, C.L. हल ने दिया है ना। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, C.L. हल ने दिया। इसी तरह से आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछ लेगा प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, 4 मनोवैज्ञानिक दे देगा, कहेगा कि एक तो थॉर्नडाइक है, एक स्किनर, एक हल है, एक गैरेट है। ठीक है, तो इस तरह से दे देगा, आपको हल पर क्लिक करना होगा, है ना। तो क्या कोई फिक्स नहीं है कि अति लघुत्तरी में ही आएंगे। ठीक है, लेकिन हमने तो अति लघुत्तरी में आपको बता दिया है। अब आप याद रखिए, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर आता रहेगा तो चाहे अति लघुत्तरी में आए, चाहे लघुत्तरी में आए, चाहे बहुविकल्पी में आए, दोनों तीनों आपका सही होगा। इसलिए कतई इनको आप मिस ना करिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से चिंतन को परिभाषित कीजिए। थिंकिंग क्या है। ठीक है, आप चिंतन करते हैं किसी चीज पर, जब आप चिंतन करने लगते हैं तो उसमें एकदम बिल्कुल डूब जाते हैं, है ना। तो चिंतन है क्या चीज, हम गैरेट के अनुसार परिभाषा आपको बता रहे हैं। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, विचारों, जो है प्रत्ययों का प्रयोग होता है, इसी को हम चिंतन कहते हैं। देखिए यहाँ हमने गैरेट के अनुसार परिभाषा आपको दिया है। ठीक है, लेकिन ये कोई मानी बात नहीं है कि आप गैरेट को ही लिखेंगे। ठीक है, चिंतन की परिभाषा जो
लिखेंगे आप किसी भी साइंटिस्ट के अनुसार लिख दीजिए। ये कोई मानी बात नहीं है कि आप सिर्फ गैरेट को ही लिखें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में अगर कोई और नए साइंटिस्ट आ रहे हैं उनको लिख दीजिए, हाँ, बट आपकी जो परिभाषा है वो चिंतन की होनी चाहिए, थिंकिंग की होनी चाहिए, ठीक है। चिंतन के प्रकारों का नाम उल्लेख करिए। चिंतन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रत्याक्षात्मक कल्पना जो है कल्पनात्मक चिंतन, और प्रत्यात्मक चिंतन तार्किक चिंतन, ठीक है। ये चिंतन कैसे कैसे होते हैं, हालांकि इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे चूंकि ये हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन है। इनको विस्तार रूप देना वो आपके लघु उत्तरीय में आएगा, है ना। चलिए, चिंतन और तर्क क्या होता है? तर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं? आगमनात्मक तर्क है और आगमन तर्क है और निगमन तर्क है, ठीक है। ये कैसे होते हैं आपके मन में आ रहा होगा, आप जानने के लिए लालायित हो रहे होंगे, लेकिन हम इसमें आपको नहीं बताएंगे। देखिए, ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लघुत्तरीय क्वेश्चन में लेंगे, ठीक है, ताकि अगर यहाँ जो न जैसे हम आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं 1 नंबर में है, 2 नंबर में इसका विस्तार करने के लिए आपको देगा। तर्क के प्रकार बताइए, 1 नंबर में हो जाएगा, और अगला जो 1 नंबर होगा इसमें थोड़ा सा लिखना होगा और इसमें थोड़ा सा लिखना होगा। तो इसके बारे में भी हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे, बट थोड़ा सा धैर्यता का परिचय दें, हर चीज़ हम कवर करेंगे। निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? इस तर्क में व्यक्तित्व दूसरों के अनुभवों, विश्वासों और सिद्धांतों के प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है, ये हमारा निगमन तर्क है, ठीक है। कहा जा रहा है निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? इस तर्क में जो होता है व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है, इसी को हम निगमन तर्क कहते हैं। और तर्क विकास की विधियां बताइए। जो तर्क है, जो हम किसी चीज पर तर्क वितर्क करते हैं, वो क्या होता है? दृढ़ निश्चय है, और स्वाभाविकता का विकास है, और क्रमागत ज्ञान है, और सूझ शक्ति का प्रयोग, ये हमारे तर्क विकास की विधियों के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ वंशानुक्रम मीन्स कहा जाए हेरिडिटी क्या है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण को ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे आपने वंशानुक्रम को हमें लगता है कि 7, 8, 9, 10 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। कि वंशानुक्रम क्या होता है? जैसे आपके माँ बाप में कोई गुण है, वही गुण उसके बच्चे में अगर चला जाता है तो लोग कहते हैं कि इनके माँ बाप में था और वंशानुक्रम के कारण इनके बच्चे में भी चला गया है। तो यही हमारा वंशानुक्रम होता है ना। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, वंशानुक्रम के सिद्धांत के नियम बताइए। बीजकोश के निरंतरता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, और यहाँ प्रत्यागमन का सिद्धांत। अब यहाँ बीजकोश के निरंतरता का सिद्धांत ये पूछा गया है, समानता के नियम का सिद्धांत ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि भैया आखिरकार बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत क्या है, समानता का सिद्धांत क्या है, विभिन्नता का नियम क्या है, प्रत्यागमन का नियम क्या है। हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि 1 नंबर के फैक्ट हैं, 1 नंबर के फैक्ट से आप सिर्फ रूबरू होइए, बाकी चीज़ों को आप छोड़िए, हम आपको बताने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है। वातावरण का अर्थ बताइए। एनवायरनमेंट क्या है? वातावरण वह हर वस्तु है जो अन्य किसी वस्तु को घेरे हुए और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है, यही हमारा वातावरण है। भाई आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे को जिस वातावरण में रखेंगे डायरेक्टली आपके बच्चे पर इफेक्ट उस वातावरण का पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ कहा जा रहा है कि वातावरण क्या है, वातावरण का अर्थ बताइए। तो यहाँ डायरेक्टली आपने देख ही लिया कि वातावरण जो है वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए हैं और उस जो है पर सीधे अपना प्रभाव डालती हैं, ये हमारा वातावरण है, इसी को हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पेज आपके बीच में है, समझने का प्रयास करिएगा। वातावरण को परिभाषित करिए। सेम वही चीज़ यहाँ अर्थ पूछा गया है, यहाँ वातावरण को परिभाषित करने की बात कही गई है। तो परिभाषा में आप किसी भी साइंटिस्ट के अनुसार एक परिभाषा लिख दीजिए, बिल्कुल आपका फैक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए वातावरण को परिभाषित करिए। हमने रॉस के अनुसार परिभाषा दे रखी है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। भाई मैंने आपको बताया कि वातावरण आपके अपने बच्चे को जिस वातावरण में ढालेंगे उसी अनुसार आपका बच्चा जो होगा वो ढल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहां कहा जा रहा है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इसी को हम वातावरण कह सकते हैं या इसी को हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है जो है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का नाम उल्लेख करिए, ठीक है। तो वातावरणीय बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कौन से वातावरणीय कारक हो सकते हैं? तो पहला है बालक के लालन पालन या संरक्षण की दशाएं। भाई एक छोटा सा बालक है, हमने आपको बताया जिस प्रकार से उसे जैसा वातावरण देंगे, आप उसे गाली गलौज का वातावरण देंगे, बच्चा बड़ा होगा गाली गलौज देगा, ठीक है। यानी जिस भी कंडीशंस, जिस भी सिचुएशन में अपने बच्चे को आप पाल रहे हैं वही चीज आपका बच्चा सीखेगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला है सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव। आपका समाज जैसा है भाई, पहला चीज तो आपका परिवार है। परिवार, छोटा सा बच्चा पहले वो परिवार में ही रहेगा, उसके बाद वो समाज में जाएगा, तो समाज जैसा करेगा उस तरह से होगा। विद्यालय के आंतरिक परिस्थितियों का प्रभाव, समाज से वो विद्यालय में गया, विद्यालय का प्रभाव गंदा है तो गंदा होगा, अच्छा है तो अच्छा होगा। जो है संचार माध्यमों का प्रभाव, आप बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे देंगे, ठीक है, तो मोबाइल, देखिए मोबाइल आपकी ऐसी चीज़ है, आप जैसा इसे यूज़ करेंगे आपको उसी तरह से ये सीख देंगे। गलत यूज़ करेंगे तो गलत होगा, सही करेंगे तो सही होगा। ये आपको मना नहीं करेगा कि नहीं बाबू मुझे ये चीज़ दिशा, इस चीज़ को मुझ में न डालिए, ठीक है। आप जो चीज़ सर्च करेंगे, गूगल है, आपने जो चीज़ सर्च कर लिया वो आपके बीच में दे दिया, तो अब गूगल वो आपको मना थोड़ी न करेगा कि बाबू बेटा ये मुझे ना दीजिए, ठीक है। तो ये संचार माध्यमों का प्रयोग आपका ऐसा है कि जैसे इसे यूज़ करेंगे उसी हिसाब से आपको वो रिजल्ट देगा, ठीक है। चलिए अगला है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसमें हम कल्पना शक्ति का विकास कैसे करेंगे। भाषा विकास, भाषा ज्ञान का विकास करके और कहानियां सुनाकर। कहानियां जब सुनाते हैं बच्चों को, या जब किसी भाषा का ज्ञान आप करते हैं, जैसे हम मानकर चलते हैं आप कहानियां सुना रहे हैं, तो आप कहेंगे वहाँ एक जो है कुछ था, नदी में एक जो है घड़ियाल रहता था, वो कहेगा कि भैया नदी में घड़ियाल कैसे होता है, पानी में कैसे रह लेता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब उसे कहानियां सुना रहे हैं तो उसके मन में आया कि यार पानी में हम जो है कोई रह तो नहीं पाता, कैसे वो सांस लेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे उसमें जो है गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, वो गिल्स से सांस लेते हैं, तो वो कहेगा कि हमारे में क्यों नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे हम में फेफड़ा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब उसे बताएंगे, कहानियां सुनाएंगे, तो उसमें जो कल्पना है, जो थिंकिंग है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। चलिए थॉर्नडाइक ने किन नियमों का प्रतिपादन किया है। प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, ठीक है। ये अपने आप में ये तीनों नियम जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। पूछा जाता है कि एक कभी कभी प्रभाव का नियम ही पूछ लिया जाता है, ये नहीं पूछा जाता है। अभ्यास का नियम ही पूछ लिया जाता है, तत्परता का नियम ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ अधिगम की एक परिभाषा आपको लिखनी है, तो हम अधिगम की परिभाषा के अंतर्गत अगर आप कहें तो हम वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा लिख रहे हैं कि देखिए अधिगम की एक परिभाषा लिखे। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन जो है प्रतिक्रियाओं का जो है प्रश्न करने की प्रक्रिया है हमारी जो क्या कहलाती है, वुडवर्थ कहलाती है। फिर से ध्यान देंगे, नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। ये हमारा वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा है ना। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावी करने वाले कारकों का नाम उल्लेख करिए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, आपको हमारे पढ़ाने से, जैसे आप वीडियोस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आपके घर में आपको प्रभावित कौन कर रहा है, आपको नहीं पढ़ने दे रहा है, कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम उल्लेख करिए। आप रुचि नहीं ले रहे हैं, जैसे या तो हमारे पढ़ाने में कोई दिक्कत हो, मैं इसीलिए फीडबैक की मांग करता हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा इसलिए आपको रुचि नहीं ला रही है, ठीक है। आपकी ये क्षमता नहीं है, हम आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पता लगा आप कक्षा 5 के बालक हैं, ठीक है, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है आप प्रभावी होंगे जरूर। अगला क्वेश्चन है विषय का ज्ञान। हम चाइल्ड साइकोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तब भी आपका मन नहीं लगेगा। सीखने की इच्छा, ठीक है, पता लगा सीखने की इच्छा ही आपकी नहीं है, आपको कोई प्रेरणा ही नहीं है, आपको वो वातावरण ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में जो हमारे अधिगम हैं उसको प्रभावित जरूर होने हैं, ठीक है। प्रभावी बनाने वाले कारकों का नाम उल्लेख आपको करना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रुचि अगर अच्छी है तो भी आप अधिगम कर लेंगे, अब क्षमता आपकी है तब भी आप अधिगम कर लेंगे। विषय का ज्ञान अगर आपको है तब भी आप अच्छी तरह से सीख लेंगे, नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे। दोनों तरह के यहीं से निकलेंगे। अगर सीखने की इच्छा है तब भी सीख लेंगे, ठीक है, अधिगम आप कर लेंगे, अधिगम में सीखना होता है, तब भी आप सीख लेंगे। अगर कोई प्रेरित आपको कर रहा है तब भी आप सीख लेंगे। वातावरण अगर आपका अच्छा है तब भी आप सीख लेंगे। हर कंडीशंस में आप हाँ या ना को भी इसमें बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं, नाम उल्लेख करिए। करके सीखना सबसे अधिक जो होता है, आपने देखा होगा एनसीएफ 2005 जो हमारा कहता है कि एक छोटा सा बालक है उसे हम करके सीखने पर अधिक बल देंगे। पता लगा आप क्लास में गए और बच्चे को आपने ये नहीं कहा कि आप ये करिए, खुद आप व्हाइट बोर्ड करें, ब्लैक बोर्ड पर गए और वहाँ पर आप खुद सारी चीज़ों को लिखना शुरू कर दीजिए, तो बच्चा सीखेगा नहीं। तो बच्चे को आप अधिकतर प्रयास करिए कि उसे हम सीखने
या करके सीखने का अवसर प्रदान करें। अनुकरण द्वारा सीखना, ये सब सारी चीज़ें कॉन्सेप्टुअल हैं। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए तो इसे आप गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। करके सीखना हुआ, अनुकरण द्वारा सीखना हुआ, निरीक्षण करके सीखना हुआ, ठीक है, और यहाँ परीक्षण करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि, ये सब सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आ रहा है, सीखने के गौड़ नियम कौन कौन से हैं। जो सीखने के गौड़ नियम आपके कौन कौन से हैं। पहला है मनोवृत्ति का नियम, जो है बहु अप्रक्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, अनुरूपता का नियम है और संबंधित परिवर्तन का नियम है। ये आपके सीखने के गौड़ नियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, सीखने के नियमों की क्या उपयोगिता है। जो सीखने के नियम है, सीखने के नियमों का प्रयोग करके शिक्षक छात्रों को जो है अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्साह एवं संतोष विकसित करते हैं, ठीक है। ये सीखने के नियम की उपयोगिता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है। भाई आप अनुकरण द्वारा कैसे सीखते हैं। जैसे आपका टीचर है, जब टीचर कोई चीज़ बता देगा तो जाहिर सी बात है आप उसका अनुकरण कर लेंगे। जैसे हम आपको ये सिखा रहे हैं, आप हमारा अनुकरण कर रहे हैं कि कैसे सिखा रहे हैं, कैसे ये खुद इनको सब कुछ आ रहा है। तो कहा जा रहा है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे जो हैं शिक्षक द्वारा किए जाने वाले क्रियाओं को अनुकरण करके सीखते हैं। आपके हम विद्यालय में आए पढ़ाने के लिए, आप तो बड़े हो चुके हैं। जो छोटा सा बालक होगा, हम छोटे से बालक की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। छोटा सा बालक होगा, उसे कोई चीज़ आप दे देंगे, एक बार उसे नहीं आ रहा है, उसे आप यहाँ बता दीजिए, कहेगा कि यार सर जी इस तरह से बताए थे, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें भी आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपके अनुकरण किया है, और अनुकरण द्वारा सीखा गया ज्ञान जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता बताइए। ब्रूनर यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कृत एवं दंड पर बल देता है। कभी भी ब्रूनर का जो सिद्धांत है, इसकी विशेषता जो है ये पूरी तरह से, ये जो दंड पर बल देना, ये पूरी तरह से गलत है ना। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचाने का एक साधन है। तो फाइनली आज का जो यह वीडियो है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। क्या अति लघुत्तरी प्रश्नों की जो बेहतरीन श्रृंखला आपके बीच में चल रही है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लीज़ मुझे आप अपना फीडबैक देके जो है आप मुझे ज़रूर बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिलहाल के लिए अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप फीडबैक दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। अच्छा, एक चीज़, शार्ट नोट्स के बारे में हम आपको बताएं तो अगर आपको शार्ट नोट्स प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप शार्ट नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। 220 रुपये का शुल्क है, आप 220 रुपये पेमेंट करिए, आप शार्ट नोट्स को प्राप्त जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपकी तैयारी में बिल्कुल ये शार्ट नोट्स 4 चांद लगाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।